प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्लास 12th के यूनिट 2 का चैप्टर 5 यानी यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, जैसे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हियर जेनेटिक्स में दो चीज़ें होती हैं, तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन, यानी स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस में अगर हम देखें तो द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, यानी एक जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। वेरिएशन, जो इंडिविजुअल्स होते हैं सेम पेरेंट के, जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, तो इस डिफरेंस को हम वेरिएशन कहते हैं। और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि हाउ वेरिएशंस आर फॉर्म, हाउ दे व्हाट इज द रोल ऑफ द वेरिएशन इन द एवोल्यूशन। तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशन के अंदर। नाउ द जीन। जीन क्या है? जीन इज ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार जो फैक्टर्स हैं, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था एंड बाद में जॉनसन ने इसको जो है जीन नाम दिया था। जीनोम क्या होता है? द इंटायर सेट ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड genome. It may be also remember in another definition, the entire set of genes in a haploid cell. एक haploid सेल में जितने जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, उनको हम जीनोम कहते हैं। इसके अलावा जो जीनोटाइप्स क्या होते हैं? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होते हैं? देखिए, कोई भी ट्रेट होता है, जैसे द कलर ऑफ फ्लावर इज रेड या वाइट, जो भी हो, तो जो फिजिकल अपीयरेंस है, हाउ इट लुक्स, हाउ इट अपीयर, इसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। एंड फिनोटाइप रेड या वाइट है, इसके पीछे एक एलीलिक कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। यानी जीनोटाइप क्या है? द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और फिनोटाइप क्या है? द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। अब एलील्स क्या होते हैं? देखिए, जीन अभी हमने पढ़ा, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, तो उस जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम एलील्स कहते हैं। एंड जहाँ पे ये एलील्स, क्रोमोसोम पे जहाँ ये एलील्स प्रेजेंट होते हैं, उस प्लेस को हम लोकस कहते हैं। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है? जैसे कभी बताया कि जेनेटिक जो जीनोटाइप में दो एलील्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें अगर दोनों एलील्स सेम है, लाइक कैपिटल आर है या स्मॉल आर है, तो इसको हम कहते हैं होमोजाइगस। और अगर दोनों एलील अलग अलग हैं, जैसे एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, या एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, यानी दोनों एलील सेम नहीं है, तो ऐसे हम जाइगोट को हेट्रोजाइगस कहते हैं। अनदर डिफिनेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि जब हम क्रॉस में दो प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं, अगर दोनों प्लांट के एक एक कैरेक्टर को लेते हैं, तो इस क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी ये जेनेटिक क्रॉस इन्वॉल्विंग ए सिंगल पेयर ऑफ जीन, यानी वन पेयर कैरेक्टर, यानी वन कैरेक्टर ऑफ ईच प्लांट, तो उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और उसके बाद से डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह से अगर हम दो प्लांट के दो कैरेक्टर यानी टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स लेके क्रॉस कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। And dihybrid cross क्या है? Genetic cross involving a two pairs of genes. Parent differ by a double trace. Okay. Now dominant and recessive alleles क्या होते हैं? देखिए, पेरेंट्स अगर दो प्योर लाइन पेरेंट्स हैं, दोनों के पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, यानी वन पेरेंट हैविंग रेड फ्लावर, अनदर हैविंग वाइट फ्लावर, तो सच ए combination of character is called contrasting character. So if they are crossed with each other, then in F1 only one character will appear, and the character which appear in F1 generation is called dominant, और दूसरा जो छुप जाएगा that is called जो है रिसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं, या रिसेसिव एलील्स भी हम कहते हैं। तब एलील्स
जो है वो ट्रेट को गवर्न करते हैं और जीन्स जो है कैरेक्टर्स को गवर्न करते हैं। तो डोमिनेंट क्या होते हैं? डोमिनेंट एलील क्या होता है? द एलील ऑफ ए जीन दैट मास्क और सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ एन अल्टरनेट एलील एंड द ट्रेट अपीयर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो F1 जनरेशन में अपीयर, यानी अपने जो कंप्यूटर है उसके इफेक्ट को छुपा देता है। रिसेसिव, जिसका कैरेक्टर हाइड हो जाए या मास्क हो जाए, सप्रेस हो जाए, उसको हम कहते हैं रिसेसिव एलील। इसके बाद से हम जानेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल एंड हिज एक्सपेरिमेंट। Gregor John Mendel was a great scientist and he conducted his experiment on Pisum sativa. Pisum sativa is also called garden pea for 7 years from 1856 to 1863. And on the basis of his experiment, he published his findings under the title, it is a monograph, The Experiment with Plant Hybrids in the Journal of Natural History Society, Brunn in 1965. ऑस्ट्रिया के वियना में ही जो है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जो प्लेस था उसमें उन्होंने इस अपने जो फाइंडिंग्स थी, जो ऑब्जर्वेशंस थे, जो कंक्लूजन्स थे, उसको उन्होंने एक टाइटल द एक्सपेरिमेंट विथ प्लांट हाइब्रिड्स के आर्टिकल जर्नल्स में पब्लिश किए थे। एंड एट दैट टाइम उनका जो वर्क था उसका कोई सिग्निफिकेंस यानी कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिला। लेकिन लेटर ऑन इन 1900 द थ्री साइंटिस्ट ह्यूगो डिब्रिज ऑफ हॉलैंड, कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी एंड सेरमाल फ्रॉम ऑस्ट्रिया, ये तीन साइंटिस्ट का नाम इम्पॉर्टेंट, इन तीनों ने जो मेंडल्स वर्क्स थे उनको जो है पुनर्जीवित किया, यानी उनको एक नया जीवन दिया और उसके बाद से इट बिकम्स द बेसिस फॉर द प्रेजेंट डे फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। आज के जो जेनेटिक्स का जो है मुख्य आधार बन गया मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन। इस फिगर में आप देखेंगे कि तीन साइंटिस्ट हैं, ये जो साइड में तीन साइंटिस्ट हैं, जैसे ये कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रिज, ये इरिक वान सेरमाक, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से मेंडल्स केला आज हमारे लिए बूंद प्रूफ हो रहा है, वरदान सिद्ध हो रहा है। ओके, मेंडल्स ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया? क्या रीजन था? ये अक्सर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट माइंड में आता है कि तो क्यों उनके लिए वो आइडियल प्लांट था? इसके कुछ यहाँ पॉइंट्स हैं। अवेलेबल इन ए वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड कलर, चीप एंड अबंडेंट, शॉर्ट जनरेशन टाइम्स विथ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, vigorous growth, bear clistogamous flower and easy to cross fertilize. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पेटल्स के द्वारा छुपे होते हैं। तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा बट नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। अब यहाँ लिखा गया इजी टू क्रॉस फर्टिलाइज, इट मीन्स आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात यहाँ की गई है। इसके बाद से अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में, तो ग्रेगर जॉन मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है उनकी क्या खास बात है? ही सेलेक्टेड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। उन्होंने फाइनली 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसमें जो 7 कंट्रास्टिंग डोमिनेंट जो जैसे जो कैरेक्टर्स उन्होंने सेलेक्ट किया उसमें सीड, शेप एंड सीड कलर, यानी सीड के 2 कैरेक्टर थे, शेप एंड कलर। फ्लावर के 2 कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किए, कलर एंड पोजीशन। और पॉट के भी जो है उन्होंने 2 कलर कैरेक्टर सेलेक्ट किए, कलर एंड शेप, और एक कैरेक्टर ओवरऑल प्लांट का था जो प्लांट हाइट। और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या थे? प्लांट हाइट के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था टॉल एंड शॉर्ट। इसी तरह से पॉड शेप का क्या था? पॉड शेप फ्लैटेंड, इन्फ्लेटेड या फ्लैटेंड एंड कंस्ट्रक्टेड। पॉड कलर ग्रीन या येलो। फ्लावर पोजीशन में एक्सियल एंड टर्मिनल। फ्लावर कलर में पर्पल और वाइट, यहाँ पर्पल को कभी कभार रेड भी ले लिया जाता है स्टडी के दौरान। सीड कलर येलो एंड ग्रीन एंड सीड शेप राउंड एंड रिंकल। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो सीड कलर है वो येलो ग्रीन है और जो
यहाँ पे पॉड कलर है वो ग्रीन येलो है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, इसको ध्यान में रखेंगे। मॉडर्न अप्रोच क्या है, मतलब सॉरी मेंडल अप्रोच क्या है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिली। तो कुछ पॉइंट्स हैं। कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी। सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी इटसेल्फ वाज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि उसके बाद उन्होंने खुद दूसरे एक प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया एंड वो रिजल्ट उनको नहीं मिले जो उनको पी प्लांट में मिले थे। तो दूसरा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वेयर अप्लाइड इन बायोलॉजी। चूँकि मेंडल ने नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स दोनों की एजुकेशन ली हुई थी, तो मैथमेटिक्स का प्रभाव उनके स्टडीज में दिखता है, जो उनकी एक सफलता का कारण है। लार्ज सैम्पलिंग साइज, ही टुक ए लार्ज सैम्पलिंग साइज, मतलब थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेनी ही ऑब्जर्व। Inference of his experiment provided general rules of inheritance. Investigated characters in pea plant that have two opposite traits. He took two opposite traits and then conducted his experiments. This was the Mendel's approach. Now some other points. He hybridized a cross-pollinated plants with alternate form of a trait and used the seed to generate F1 generation. Next point, allowed to self-pollinate of F1 plant to offsprings to produce F2 generation. And last one is conducted test classes. What is test class, इसको हम बाद में बताएंगे। एंड इसके बाद से हम ये देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज फाइंडिंग्स या वर्क, द साइंटिस्ट फार्मुलेटेड 3 laws. Actually, I would like to draw your kind attention that मेंडल ने कोई लॉ फार्मुलेट नहीं किया था, ही ओनली पब्लिश हिज वर्क। बट लेटर ऑन जब रीडिस्कवर्ड हुआ तो उसके बाद से जो है इनके जो कंट्रीब्यूशंस थे, जो कॉन्सेप्ट थे, उसको 3 लॉ में फार्मुलेट कर दिया गया। ये लॉ थे मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हाट इज मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस? यहाँ डोमिनेंट वर्ड से क्लियर है। आपको पहले बताया गया कि 2 तरह के एलील होते हैं, डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। अब उनको किस आधार पर? डोमिनेंट एलील F1 जनरेशन में अपीयर होते हैं, F1 जनरेशन में वे जो है जो रिसेसिव एलील है उनके इफेक्ट को छुपा देते हैं, तो इसलिए वो डोमिनेंट कहे जाते हैं। तो इसी को यहाँ पे फर्स्ट लॉ के रूप में कंसिडर किया गया। यानी द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल स्टेट्स दैट इन ए क्लास ऑफ 2 पेरेंट, यहाँ पर रिमेंबर कि 2 पेरेंट दोनों कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होना चाहिए और प्योर लाइन होना चाहिए। यानी द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल स्टेट्स दैट इन ए क्लास ऑफ 2 पेरेंट दैट आर प्योर फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट विल अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं कि अगर हम एक रेड प्योर लाइन प्लांट ले लें, रेड फ्लावर्ड प्योर लाइन प्लांट और वाइट फ्लावर्ड प्योर प्लांट ले लें, तो दोनों के बीच में क्रॉस के रिजल्टेंट जो फर्स्ट जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग्स अपीयर होगा उसको हम उसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही F1 जनरेशन में अपीयर होगा। दिस इज द लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इस डायग्राम में अगर देखें तो क्रॉस प्रोसेस को समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे आर्टिफिशियल क्रॉस कराया जाता है। आप यहाँ पे देखें इस वायलेट कलर फ्लावर में, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ सीजर्स जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो पॉलन ग्रेन्स इनको रिमूव किया जाता है, जिस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। एंड हियर यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ ब्रश द स्टिग्मा द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम सॉरी ये वाइट कलर के जो फ्लावर्स हैं, यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स है विद द हेल्प ऑफ ब्रश वो इस वायलेट कलर के फ्लावर स्टिग्मा के ऊपर स्प्रेड किया जा रहा है। यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वाइट कलर फ्लावर टू वायलेट कलर फ्लावर, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन कराया जाता है और यहाँ पर एंथर्स को रिमूव किए जा रहे हैं ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर सके। इस प्रोसेस को हम लोग इमैस्कुलेशन करते हैं। इसके बाद पॉलिनेशन के बाद जो है सीड्स फॉर्म होंगे एंड सीड्स को जब हम ग्रो करेंगे
तो फर्स्ट जनरेशन में ये देखा गया कि सभी पौधे एक ही पेरेंट से बिलोंग करते थे, तो उस कैरेक्टर को डोमिनेंट कैरेक्टर कहा गया। और ये ला फार्मूलेट किया गया कि अगर दो पेरेंट के बीच में क्रॉस कराए जाएंगे तो केवल डोमिनेंट पेरेंट ही अपन जनरेशन में अपीयर होंगे। ओके, नाउ द डिटेल में यहाँ पर एक बार और मेंडल्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं कि हियर अनदर डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, when a cross is made between two pure line plants having a pair of contrasting characters, in F1 generation only one trait will appear, that is called dominant trait, and the other one whose character is suppressed is called as recessive character। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, एक बार फिर से मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से अगर यहाँ हम समझने की कोशिश करें कि इफ ए क्रॉस इज मेड बिटवीन प्योर लाइन रेड फ्लावर प्लांट एंड ए प्योर लाइन व्हाइट कलर प्लांट, जैसे कि हमने पहले डायग्राम में देखा था कि प्योर लाइन रेड कलर प्लांट और व्हाइट कलर प्लांट में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार केवल वायलेट कलर अपीयर, इनमें से कोई एक ही अपीयर होगा, वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, यहाँ पर क्रॉस को दिखाया गया है, ये रेड फ्लावर प्लांट है, ये कैपिटल आर इसका जीनोटाइप है, और ये रेड फ्लावर प्लांट ये फिनोटाइप है। यहाँ पे व्हाइट कलर फ्लावर्ड है जिसमें जीनोटाइप स्मॉल आर दिखाया गया। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे कि डोमिनेंट एलील को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और रिसेसिव एलील को हमेशा स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया गैमेटोजेनेसिस, जिससे गैमेट फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों एलील सेम है तो गैमेट सेम होंगे, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, यहाँ भी दोनों एलील एक ही तरह के बनेंगे। लेकिन जब इन दोनों एलील में से जब ये फर्टिलाइज होंगे तो जो हाइब्रिड प्लांट बनेंगे वो कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों के एलील शामिल होंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि दोनों एलील प्रेजेंट हैं लेकिन एक ही कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, ये डोमिनेंस की वजह से। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एक डायग्राम से भी इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वाई वाई और वाई वाई दो अलग अलग, मतलब यहाँ पे सीड कलर लिया गया है, ये येलो सीड कलर है जिसको कैपिटल वाई इसका मतलब है कि डोमिनेंट ट्रेट है, और ये स्मॉल वाई जो ग्रीन, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में, वो ये ग्रीन कलर है। इनका जो है पहले क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होती है, तो ये एक ही तरह के गैमेट वाई कंटेनिंग वाई और ये गैमेट कंटेनिंग स्मॉल वाई फॉर्म होती है। जब इनका जो फ्यूजन होता है तो जो प्लांट्स बनते हैं वो जो हाइब्रिड प्लांट बनेंगे उनका जीनोटाइप होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो इसको ये मेल प्लांट है, इन्हीं जो F1 जनरेशन के जो दो प्लांट हैं, क्योंकि F1 जनरेशन का प्लांट है तो दोनों का जीनोटाइप सेम होगा, तो इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है और क्रॉस कराने के बाद से उनको जो रिजल्ट होता है, इसको यहाँ पनेट स्क्वायर से दिखाया गया है कि उसमें 4 पौधे मिलते हैं और ये 4 में देखा गया 3 प्लांट्स हैविंग येलो सीड्स एंड ओनली वन सीड इज प्लांट इज हैविंग ग्रीन कलर। तो यहाँ पर एक चीज, जो यहाँ पर जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर छुप गए थे वो नेक्स्ट जनरेशन में अपीयर हुए। इसका मतलब कि यहाँ पे जो वाई एलील है सप्रेस हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, वो जब अपने नेक्स्ट जो अगर ये रिसेसिव एलील जब होमोजाइगस कंडीशन में होंगे देन देयर कैरेक्टर विल अपीयर। ओके, द नेक्स्ट वन इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस the two alleles get segregated from each other। जो जाइगोट में एलील्स प्रेजेंट हैं चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, जब गैमेटोजेनेसिस होगी या किसी सेल के अंदर जो दो अलग अलग तरीके के डिफरेंट हो या सेम काइंड के डिफरेंट हो, जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो दोनों जो गैमेट्स होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे, दोनों एलील एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे।
और प्योर गैमेट बनाएंगे, इसलिए इसको ला ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट कहते हैं। इसमें इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। फर्स्ट और थर्ड ला के एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन सेकंड ला का कोई एक्सेप्शन नहीं दिखता है। इसको यहाँ पर एक डायग्राम से समझा जा सकता है। यहाँ पर एक टाल प्लांट है और एक ये स्मॉल पी प्लांट है। ये पेरेंट जनरेशन प्लांट इनको कहा जाता है। देखिए यहाँ पर पी लिखा हुआ है, दीज आर द प्लांट्स ऑफ पेरेंट जनरेशन। अब इसमें क्या होगा कि जो है इनके, अगर ये तो फिनोटाइप है, अगर जीनोटाइप देखें तो इसका कैपिटल टी होगा, इसका स्मॉल टी होगा। इनसे जो गैमेट बनेगा जो जिसमें कैपिटल टी एलील प्रेजेंट होगा, इससे जो गैमेट बनेगा उसमें स्मॉल टी प्रेजेंट होगा। तो ये डोमिनेंट एलील है और ये रिसेसिव एलील है। जब दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो जो हाइब्रिड प्लांट्स बनेंगे वो प्लांट तो टाल होंगे, लेकिन जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके बाद से यानी टाल, अब जब ये अपन जनरेशन के दो प्लांट के बीच में जब क्रॉस कराया जाएगा तो यहाँ देखिए जो दो एलील हैं, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी इसका जीनोटाइप है, इसका भी कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है। तो दोनों जो एलील कैपिटल टी और स्मॉल टी जो एक प्लांट में सेम है, वो एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ है, वो गैमेटोजेनेसिस के दौरान सेग्रीगेट होकर के कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग गैमेट में चले। तो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हियर द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड, यानी जो कैपिटल टी एलील्स एक साथ हैं दे गेट सेग्रीगेटेड। वन गैमेट जो एक तरह के गैमेट होंगे इसमें कैपिटल टी होंगे, दूसरे तरह के गैमेट में स्मॉल टी। फिर जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो 4 पौधे मिलेंगे, जिसमें से 3 टाल होंगे और एक स्मॉल होगा। तो ये फिनोटिपिक रेशियो है, इसको हम लोग कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। और ये क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि इसमें एक ही कैरेक्टरेट को वन पेयर ऑफ ट्रेट इज टेकन। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आई वुड लाइक टू ड्रॉ काइंड अटेंशन। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज टेकन, और इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो 3:1 होता है। लेकिन जीनोटिपिक रेशियो अगर देखें तो देखिए 1 कैपिटल टी एंड 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब जो वो कैपिटल टी स्मॉल टी दो हैं और एक स्मॉल टी है। तो जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो 1, 2 और 1। तो याद रखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1 होगा, और जो जीनोटिपिक रेशियो होगा 1, 2 और 1 होगा। यहाँ पर और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है सेग्रीगेशन को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। यहाँ पे येलो सीड में जीनोटाइप है कैपिटल आई कैपिटल वाई। ग्रो इनटू प्लांट, जब गैमेट बनेंगे, मैंने बार बार ये बात कहा हूँ कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द 2 एलील्स गेट सेग्रीगेटेड। इसी तरह से आप यहाँ देखिए स्मॉल और स्मॉल वाई में भी जब गैमेट बनेंगे तो दोनों एलील एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और फिर जब उनका कॉम्बिनेशन होगा तो ये एलील्स फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पर कंबाइन हो जाएंगे। इसके बाद से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पर अगर हम देखें इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब फ्रीली, मतलब ए बी के साथ जाए, सी के साथ जाए, डी के साथ जाए, इंडिपेंडेंट, इसमें कोई कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। असॉर्टेड मतलब ग्रुपिंग। तो यहाँ पे जो ग्रुपिंग होती है, जो प्लांट से जो कैरेक्टर बियर करते हैं, तो कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ ग्रुप में जा सकता है। मतलब ये एक सिंपल मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये ला क्या है? ला क्या है कि अगर व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन 2 प्योर लाइन प्लांट्स हैविंग 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जो डोमिनेंट में ट्रेट लिया जाता है और यहाँ पर कैरेक्टर लिया जाता है। देखिए ट्रेट और कैरेक्टर में अंतर है। एलील गवर्न्स ट्रेट और जीन गवर्न्स कैरेक्टर। एक कैरेक्टर के 2 ऑप्शंस होते हैं, यानी 2 ट्रेट्स हो सकते हैं। जैसे कि एक जीन के 2 एलील होते हैं, उसी तरीके से एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स हो सकते हैं। जैसे फ्लावर कलर कैरेक्टर है, और 2 तरह के फ्लावर कैरेक्टर का होना, जैसे रेड और वाइट का होना, ये ट्रेट है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ हम जीन लेवल पे लेंगे, एलील लेवल पे नहीं, कैरेक्टर से। यहाँ पर देखिए when a cross is made between 2 pure line plants having 2 pairs of contrasting characters, तो यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग इन वन जनरेशन डोमिनेंट कैरेक्टर विल अपीयर, बट ऑन सेल्फिंग, मतलब 2 हाइब्रिड प्लांट के बीच में पॉलिनेशन जब हम कराएंगे तो जो कैरेक्टर्स होंगे वो इनहेरिट होंगे, उनकी जो सॉर्टिंग होगी, जो ग्रुपिंग होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी।
इसीलिए इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा गया है। इट में बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको समझाने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस की सहायता ली जाती है। फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर जैसे कि आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो बताया था 3:1, यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो 9:3:1, एंड जो जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:1, 1:1, 2:2, 4:2, 2:2, 1:1, या 4x1, 4x2 और 1x4, ऐसे याद कर सकते हैं। 4x1, 4x2 और 1x4, ये ऐसे मैंने रेशियो मिलता है, जिसको हम अगले स्लाइड में समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई जीनोटाइप दिखाया गया है। इसका फिनोटाइप होगा रेड येलो, यानी फ्लावर रेड कलर का होगा, सीड येलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, यानी फ्लावर कलर वाइट होगा और सीड ग्रीन होगा। ठीक है, अब इसमें जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो जो गैमेट बनेंगे उनमें कैपिटल आर में से एक आएगा और कैपिटल वाई में से एक आएगा। तो यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे, चूंकि होमोजाइगस है तो एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसी तरह से यहाँ भी होमोजाइगस है तो एक ही तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। और जब इनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो हाइब्रिड F1 जनरेशन जो प्लांट बनेगा उसका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर यहाँ से, स्मॉल आर यहाँ से, कैपिटल वाई यहाँ से, स्मॉल वाई यहाँ से, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यहाँ पर जीनोटाइप जो है बनेगा, जो पौधा रेड और येलो होगा। ये भी रेड और येलो है, लेकिन ये प्योर लाइन रेड है, ये हाइब्रिड रेड है। फिनोटाइप में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन जीनोटाइप में अंतर आपको साफ दिखेगा। सेल्फिंग में कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई से जो गैमेट बनेंगे, 4 तरह के गैमेट बनेंगे। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि गैमेट बनाने का ये जो, अगर इस जीनोटाइप को आप ध्यान से देखें तो कैपिटल आर, स्मॉल आर हेटेरोजाइगस है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई हेटेरोजाइगस है, क्योंकि दोनों एलील एक दूसरे से डिफर है। अगर इसी जगह पर स्मॉल आर होता तो होमोजाइगस होता, या कैपिटल आर होता तो होमोजाइगस होता। तो सबसे पहले गैमेट बनाने के लिए हम जो हमारे पास जो जाइगोट का जीनोटाइप है उसको ध्यान से देखते हैं। इसमें आप देखिए 2 हेटेरोजाइगस लोकाई, मतलब 2 सेट जो है जो एलील्स हैं वो हेटेरोजाइगस है। अब इसको एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के ऊपर जो है हम इसको जो है निकाल सकते हैं, वो है 2⁴n। रिमेंबर 2⁴n, n जो है वो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस लोकाई है। अब यहाँ पर 2 क्या है, हेटेरोजाइगस लोकाई है, यानी n 2 है, तो 2⁴n जब 2⁴2 यानी 4, यानी इससे क्लियर हो गया कि 4 तरह के ही गैमेट बनेंगे। अगर 3 हेटेरोजाइगस लोकाई होता है, यहाँ पर एक और कैरेक्टर कैपिटल टी स्मॉल टी होता, तो 3 हेटेरोजाइगस लोकाई हो जाते हैं, तो इसको हम 2⁴3 यानी 8, तब 8 टाइप्स के गैमेट बनते। तो इस तरीके का एक प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, एनसीईआरटी बुक में इस तरह का क्वेश्चन दिया भी है। ओके, हम आते हैं यहाँ पे। तो 4 तरह के जो गैमेट बनेंगे वो क्या होंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये दोनों तक बनेंगे। तो ये जब चेकर बोर्ड आप बनाएंगे तो हमारे पास जो पौधे मिलेंगे, येलो राउंड 9 होंगे आउट ऑफ 16, ग्रीन और राउंड 3 होंगे आउट ऑफ 16, 3 येलो और रिंकल होंगे और एक जो है ग्रीन और रिंकल होगा। यानी फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलेगा, 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो आपको बता चुके हैं पहले ही, 1:1:1, 2:2:2:2, यानी 4x2 और ये 1/4। ओके, नाउ अनदर कॉन्सेप्ट बाय क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। अगर हम एक क्लास में देखें तो मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में क्रॉस कंडक्ट कराया जाता है, यानी पॉलन ग्रेन मेल फ्लावर का उसको स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल। अगर उसमें बैक क्रॉस, उसके रिजल्टेंट F1 जनरेशन प्लांट अपीयर होते हैं। अगर F1 जनरेशन प्लांट का किसी भी पेरेंट से 2 में से किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाए तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं, यानी एक क्रॉस दैट इज मेड बिटवीन द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन विद प्लांट्स ऑफ एनी पेरेंट either dominant or recessive is called back cross.
तो टेस्ट क्लास क्या है? इन्हीं दो क्लास में से एक क्लास टेस्ट क्लास कहा जाता है। यानी अगर F1 जनरेशन प्लांट का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर हम करा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे टेस्ट क्लास। चाहे a class that is made between the plants of F1 generation with the plants of recessive parent is called a test class। टेस्ट क्लास में ये एक तरह का बैक क्लास है। टेस्ट क्लास में जो रेशियो होता है, अगर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है तो रेशियो 1:1 आएगा, या दूसरे शब्दों में अगर रिजल्ट 1:1 आ रहा है, इसका मतलब कि जो अननोन पेरेंट है वो उसका वो हेट्रोजाइगस है। और अगर 100% डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर हो रहे हैं, इसका मतलब कि जो जो अननोन ट्रेट है जीनोटाइप उसका होमोजाइगस होगा। और चूंकि इस तरह के क्लास में किसी इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता लगाया जाता है, इसलिए इसको हम टेस्ट क्लास कहते हैं। तो इसको यहाँ पर देखा जा सकता है कि प्लांट है, डोमिनेंट फिनोटाइप है, रिसेसिव फिनोटाइप है, ये F1 जनरेशन प्लांट है। सॉरी, ये हाँ रिसेसिव, यहाँ पर जो क्रॉस होगा तो अगर F1 जनरेशन प्लांट का डोमिनेंट या रिसेसिव से कराएंगे तो बैक क्रॉस होगा। और टेस्ट क्लास में क्या होता है कि F1 जनरेशन प्लांट का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ कराया जाता है, तो इससे जो रिजल्ट आता है वो टेस्ट क्लास कहलाता है। तो थैंक यू वेरी मच। और दिस इज ऑल, ये आपके चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट रहा। क्योंकि लंबा चैप्टर है इसलिए मैं पूरा मैटर नहीं कवर कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मेरा जो इस चैप्टर के और पार्ट्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश मैं करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।